हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ किस लिए यूज़ होता था? गॉस लॉ यूज़ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो अगर हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स सिस्टम है तो वहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है देन वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो करें स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक वायर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और उस वायर की ना इनफाइनाइट लेंथ होगी, बहुत लंबी वायर है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ये डायग्राम ड्रा करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, मतलब कि बहुत लंबी वायर है, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सपोज करो कि इसके ऊपर कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम लोग हमेशा प्लस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट ऐसे एक बाय कन्वीनियंट हम लोग प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया हमारे पास एक वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है। अब इनफाइनाइट लेंथ है, उसके ऊपर हमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस केस में ना हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। वो पर्टिकुलर अमाउंट में कैसे बताऊँ, मुझे लेंथ कितनी दी हुई है। अगर एक पर्टिकुलर लेंथ दे रखी होती तो चलो हम बोलते हैं यार इस पर इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट लेंथ तो कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत लंबी वायर है। अब इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं, हमें चार्ज तो एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट एक काम करते हैं हम लोग ना, पूरा एग्जैक्ट चार्ज तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो नहीं पता कर सकते, लेकिन हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि पर यूनिट लेंथ में, है ना। सपोज करो ये इसकी एक यूनिट लेंथ है, सपोज करो ये इसकी एक यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो तो पता कर सकते हैं आराम से, है ना। एग्जैक्ट हमें लेंथ पता नहीं है तो इस कारण से हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस वायर, बट विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ हम लोग ये तो पता कर सकते हैं ना कि एक यूनिट लेंथ में यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये तो पता कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मेरी बात समझिए आपने कि मैंने अभी इससे पहले जो एप्लीकेशन डिस्कस की थी वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे लिखा था ना लेट क्यू बी द चार्ज विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेयर वाली हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन डिस्कस की थी, है ना। हॉलो स्फेरिकल शेल की बात हम लोगों ने वहाँ पर की थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ऑफ द वायर, ठीक है। इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये लैम्डा है। तो लैम्डा किसके बराबर होता है, याद है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। एरिया तो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर। अब हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, इस लॉन्ग वायर के पास कहीं कोई पॉइंट लेना है। इस लॉन्ग जो वायर है इसके पास कहीं कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलो सपोज कर लेते हैं ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। चलो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। तो उसको भी लिख देते हैं लेट P be a point, let P be a point at the distance R from the wire। और ये P पॉइंट जो है वो वायर से कितनी दूरी पे है, R की दूरी पे पड़ा हुआ है। let P be a point at a distance R from the wire where electric field intensity has to be determined,
ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो, मैंने आपको जो पहली एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे ना, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया और मुझे किस पॉइंट पी पे मुझे अगर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, व्हाट वी हैव टू डू। आपको मैंने बताया था वहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बताए थे, 3 काम मुझे करने पड़ते हैं। पहला तो मुझे गॉसियन सरफेस ड्रा करनी पड़ती है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करनी पड़ती है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है मुझे, एरिया वेक्टर, है ना, उसी पॉइंट पी के अराउंड मुझे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हमने क्या करना है, सपोज कर लेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई ई वैल्यू यहाँ पर है, विद डायरेक्शन हमने इसका पता करना है कि इस पॉइंट पी पे जो ई होगी उसकी डायरेक्शन क्या है, ये पता करनी है हम लोगों को। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें हमें पता है तो हम बिल्कुल बड़ी आसानी से हम लोग गॉस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये एक हिसाब से आप ट्रिक भी मान लो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बच्चों को ना गॉस थ्योरम अप्लाई करना नहीं आती ढंग से, तो और कभी कभी क्या करते हैं वो डेरिवेशंस को रटा चलाते हैं, सीधी बात बताऊँ मैं आपको। और रट्टे में क्या होता है ना, कुछ पॉइंट एग्ज़ाम में याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस डेरिवेशन में लिखनी होती हैं। ठीक है, उनके बिना वो डेरिवेशन अधूरी होती है। अब क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, गॉस सरफेस की तो बात कर लेते हैं बट एरिया एलिमेंट की बात नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला पॉइंट नहीं लिखते। तो एग्जामिनर को भी सामने पता चल जाता है यार ये इसने लिखा तो है बट इसको समझ कुछ नहीं है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पता कहाँ होता है, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हो ना। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हो या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वही बच्चा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है जिसने डेरिवेशन विद कंसेप्ट सीखी हुई है। डेरिवेशन ड्राइव करते करते उसने उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के लिखा है कि यार कैसे लिखना है, इसको रट्टा नहीं चढ़ाया हुआ है। समझिए मेरी बात। तो अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन विद कंसेप्ट आपने पूरा ग्रैब करके लिखी हुई है तो आप लोग जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बड़े ही इजीली, बहुत इजी वे में आप लोग वो समझ लेंगे, उसमें कोई आपको परेशानी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा लिया कि चलो पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने बताया हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेथड, इसको लिख दिया था ना, इसको लिख दिया ना आप लोगों ने, मिटा दूँ। तो हमारा जो मेथड उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक गॉसियन सफ़ेयर है, एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और मैंने तुम्हें कहा था गॉसियन सरफेस कोई भी एक सिमेट्रिकल, कोई भी एक आप लोग कह सकते हैं सिमेट्रिकल डायग्राम होती है। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर होती है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास। जो मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास जो एक सिमेट्रिकल डायग्राम बन सकती है वो गॉसियन सरफेस होती है। ठीक है, अब इन केस ऑफ हॉलो चार्ज हम लोगों ने देखा था कि कोसेंट्रिक जो सफ़ेयर थे वो उसके लिए गॉसियन सरफेस का जो रोल प्ले कर रहे थे। और यहाँ पर अब गॉसियन सरफेस कैसे होगी, कौन सी सिमेट्रिकल डायग्राम, यहाँ पे मुझे बताओ आप लोग, कौन सी ऐसी सिमेट्रिकल डायग्राम है जो यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है गॉसियन सरफेस का, कौन है वो सामने दिख रहा है, कौन सी डायग्राम हो सकती है, सिलेंडर, है ना, क्या हो सकता है यहाँ पे, सिलेंडर। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने 3 पॉइंट जो लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था गॉसियन सरफेस ड्रा करना, और यहाँ पे वो गॉसियन सरफेस कौन होगी, वो होगी गॉसियन सिलेंडर। सो नाउ ड्रा सिलेंडर। ठीक है, हमने क्या किया, एक गॉसियन सिलेंडर ड्रा कर लिया हैविंग, और इसी तरह से ड्रा किया कि जिसका रेडियस दैट, और इस तरह से ड्रा करना है सच दैट, जैसे मैंने बताया ना वो एक सिमेट्रिकल डायग्राम होनी चाहिए, इसलिए सच दैट द वायर सर्व एज एन एक्सिस फॉर द सिलेंडर। देखो गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशंस हैं, और उनमें से एक कंडीशन ये है कि वो जो गॉसियन सरफेस आप लोग ड्रा कर रहे हो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो इसी काम के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस केस में हमने जो गॉसियन सिलेंडर ड्रा किया उसका एक तो रेडियस आर रखा। ठीक है, इस तरह से उसका रेडियस हम लोगों ने क्या रखा, आर रखा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आ गया इसका रेडियस आर करके, ये आ गया हमारे पास रेडियस इसका आर। ठीक है, और इस तरह से रखा कि जो मेरे पास ये जो लाइन चार्ज है, ठीक है, ये जो लाइन चार्ज है ये इसकी एक्सिस पे फॉल करे। तो इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ। ठीक है, ये आ जाएगा ना इस तरह से, इसका एक फेस सिलेंडर है तो ये आ जाएगा, ये आ गया एक फेस, ये आ गया इसका
इस तरह से सेकंड फ्लैट फेस, ठीक है। और ये कौन सी सरफेस होती है, ये फ्लैट सरफेस, ये कौन सी होती है, कर्व्ड सरफेस, है ना, ये तो पता ना आप लोगों को। देखो तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जब भी हमको गाउस थ्योरम यूज़ करनी है तो मुझे 3 पॉइंट मेरे पास होने चाहिए, है ना, 3 चीज़ें मेरे को यहाँ पता होनी चाहिए। एक तो गाउसियन सरफेस, सेकंड में क्या बताता हूँ आपको, जिस पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, उस पॉइंट P के अराउंड मुझे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर लेना होता है। लेट ds वेक्टर बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड P, ठीक है। तो सपोज कर लिया मैंने ds वेक्टर क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, यहाँ पर ds वेक्टर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है अराउंड पॉइंट P, ठीक, क्लियर। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ds वेक्टर अगर ये, तो इसके पास तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड जो कि चलो ds है, दूसरी डायरेक्शन, मान लो डायरेक्शन कौन है, एन कैप। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्लोज्ड फिगर हो तो उसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो एरिया, अगर उसको हमने अगर एरिया वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो डायरेक्शन होती है वो कौन बताता है हमें, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर कौन आउटवर्ड नॉर्मल, ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास क्या, एन कैप, क्या आ गया यहाँ पे, एन कैप, ये आ गया। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, वेयर एन कैप इज डायरेक्टेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल भी लिख सकते हो, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस, ठीक है ना। एन कैप की डायरेक्शन क्या है, एन कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, इस तरह से, क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक बात, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर कि अगर मेरा तीसरा पॉइंट क्या था, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, जब गाउस थ्योरम यूज़ करनी है किसी पॉइंट P पे तो मुझे ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तो गाउसियन सरफेस, दूसरा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, और तीसरा मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और उसकी डायरेक्शन की बात भी करनी है यहाँ पे, विच इज़ आल्सो डायरेक्टेड, ठीक है, वो भी कहाँ, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, विच आल्सो डायरेक्टेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी एक तो वो भी आउटवर्ड है इस तरह से, और उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, सेम एज ये मेरे पास ई वेक्टर आ गया, वैसी ही डायरेक्शन है जैसे यहाँ पर किसकी है, एन कैप की है, ठीक है। यानी क्या बोलो, यहाँ जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल है, और जो यहाँ इस पॉइंट P पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एरिया वेक्टर की है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया। देखो ये कैसे आउटवर्ड नॉर्मल है तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। इस तरह से मेरे पास एक लाइन चार्ज हो ना, इस तरह से लाइन चार्ज हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये देखो इस तरह की होती है, ठीक है। तो फिर है ना आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से, यानी कि अगर कोई पॉइंट मैं P अगर यहाँ लूँगा ना तो उस तरफ मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट P मेरा यहाँ होता तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब आएगा ना जब वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस सरफेस में से पास आउट होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, ऊपर की तरफ थोड़ी है इसकी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ थोड़ी है इसकी डायरेक्शन। तो अगर कोई सरफेस एरिया यहाँ पे होगा मेरा, है ना, तो उसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही होगी, सारी की सारी लाइनें वहीं से पास हो रही होंगी जो सरफेस यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे लाई करेगा, उसमें से लाइन्स पास होंगी। लेकिन जो सरफेस एरिया यहाँ पर होगा या जो यहाँ पे होगा वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पास नहीं कर रही होगी, ठीक, क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह की होती है, लाइन चार्ज जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की वो इस तरह की होती है, क्लियर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दो उसको। अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। नाउ अप्लाई गाउस लॉ, चलो अप्लाई करते हैं गाउस लॉ। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चार्ज उस सरफेस के अंदर कितना है। ऐसे तो ये देखो, ऐसे तो ये जो वायर है ना ये तो इन्फाइनाइट लेंथ की है, ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये वायर तो इन्फाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। ऐसे तो चार्ज जो है वो
बहुत है इसके ऊपर, हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं है इसके ऊपर कि ये वायर के ऊपर एग्जैक्ट कितना चार्ज है, वो तो पता नहीं है हम लोगों को, है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर एग्जैक्ट चार्ज तो पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंसीडर किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, देखो ये जो मेरे पास गाशियन सरफेस है, हम लोगों ने ये देखना होता है कि गाशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। ये जो लिखा है ना यहाँ पे क्यू इनसाइड, ये कौन सा क्यू होता है, ये जो क्यू इनसाइड लिखा मैंने, ये कौन सा क्यू होता है, ये वो क्यू होता है जो उस गाशियन सरफेस के अंदर फॉल कर रहा है। ऐसा तो क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। हमने उसकी बात नहीं करनी होती, हमने किसकी बात करनी होती है, जो चार्ज सरफेस के अंदर है, ठीक है। ये चार्ज गाशियन सरफेस के अंदर फॉल कर रहा है, यानी कि ये जो चार्ज है ना, ये वाला जो चार्ज, ठीक है, इस चार्ज की हम लोगों को वहाँ यहाँ पर बात करनी होती है, ठीक है। क्यू इनसाइड की हमने बात करनी होती है, ये क्यू इनसाइड, ठीक है, चार्ज एनक्लोज बाय द गाशियन सरफेस। ये जो क्यू इनसाइड मैंने यहाँ पे लिखा, इस क्यू इनसाइड की वैल्यू को हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। इस क्यू इनसाइड की वैल्यू को अभी हमने निकालना है। देखो यहाँ पर हमारे पास इस गाशियन सरफेस जो हमने यहाँ पर ड्रा की, वो कैसे ड्रा की हुई है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रा की हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये गाशियन सिलेंडर के पास 3 तरह की सरफेसेस हैं, ठीक है। ये आ गई सरफेस 1 जो कि फ्लैट है, ये आ गई सरफेस 2 जो कि फ्लैट है, और एक हमारे पास आ गई सरफेस 3 जो कि कर्व्ड है ना। जैसे मेरे पास इस तरह का मेरे पास अगर हो ना, क्या कहते हैं, एक सिलेंडर है, ये देखो, तो इसके पास 3 सरफेसेस होती हैं, देखो यहाँ पर, है ना। ये आ गई कर्व्ड सरफेस, ये आ गई फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट और ये कर्व्ड सरफेस, ठीक। अब इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि अगर मेरे को देखो, अगर मेरे को ये ds अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इस क्लोज सरफेस में मुझे इस ds को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब ये छोटे छोटे इस तरह के मैं ds और ड्रा करने वाला हूँ, फिर उनको सबको प्लस करने वाला हूँ, उसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अगर मैं उस ds को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास पूरा का पूरा सरफेस एरिया आएगा मेरे पास, है, टोटल सरफेस एरिया आएगा। उसमें ये कर्व्ड सरफेस भी आएगी, ये जो कर्व्ड सरफेस है, और ये जो फ्लैट सरफेस है, ये भी आएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ देयर आर 3 सरफेसेस, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 3 सरफेसेस ऑफ दिस सिलेंडर। अब यहाँ पे तो 3 सरफेसेस हैं, कौन कौन सी है बताओ। पहली आ गई फ्लैट सरफेस S1, सेकंड आ गई फ्लैट सरफेस S2, और थर्ड आ गई फ्लैट सरफेस S3। 3 तरह की सरफेसेस हैं, है ना, S1, S2 एंड S3। तो फिर ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं नाउ इक्वेशन कैसे हो जाएगी, नाउ अब इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ऐसे लिखूँ उसको मैं, सरफेस इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस, क्या लिखूँगा, यहाँ पे आएगा S1। तो मुझे तीनों सरफेस की बात करनी है ना, मुझे S1 की बात भी करनी है, मुझे S2 की बात भी करनी है, मुझे S3 की बात भी करनी है ना। तो यहाँ पे लिखूँ S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस ये S ना ये S जो टोटल सरफेस है, ये 3 तरह के सरफेसेस को मिलकर बना हुआ है। ये जो टोटल S है वो 3 तरह के सरफेसेस को मिलकर बना हुआ है। S1 जो कि फ्लैट है, S2 जो कि फ्लैट है, और S3 जो कि कर्व्ड है। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 EDS, S2 और द क्लोज सरफेस EDS E वेक्टर डॉट ds, यहाँ पे आ जाएगा S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। किसके बराबर आएगा वो, Q, कौन सा Q, लेकिन जो इस गाशियन सरफेस के अंदर है, जो इस गाशियन सरफेस के अंदर है, Q इनसाइड, है ना। आप ये इनसाइड वर्ड लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये Q पान एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं इसको। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है, तुम्हें याद रहे कि किस Q की बात हो रही है, ठीक है, तुम्हें याद रहेगी किस Q की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने इनसाइड वर्ड ऐड किया हुआ है। तुम लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो Q पान एप्सिलॉन लिखो यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। ओके, अब एक बात होगी मुझे, एक बात आई है यहाँ मुझे देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस S1 है ना, और जो सरफेस S2 है, यहाँ पर मेरे पास जो एरिया वेक्टर अगर है, तो उस एरिया वेक्टर अगर सपोज करो यहाँ पे मैं अगर ds वेक्टर ड्रा करता, तो यहाँ पे जो ds वेक्टर होता उसकी जो डायरेक्शन होती वो क्या होती, वो तो ये होती है ना। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा ds वेक्टर ड्रा करता तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, उसकी डायरेक्शन तो ये होती, आउटवर्ड नॉर्मल तो ये होनी है ना ऊपर की तरफ। और क्योंकि ये लाइन चार्ज है ना, इस तरह का लाइन चार्ज है ना, इस तरह का देखो यहाँ पे लाइन चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है।
तो डी एस वैक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर से देखो, ये जो मेरे पास सरफेस एरिया यहाँ पे जो आ रहा है मेरे पास, ये जो फ्लैट सरफेस आ रहा है, इस फ्लैट सरफेस पे जब मैं एरिया वेक्टर ड्रा करूँगा, समझ रहे हो, इस फ्लैट सरफेस पे जब मैं एरिया वेक्टर ड्रा करूँगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पे क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पर, वो तो इसी तरफ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, हर बार वो इसी डायरेक्शन में होनी है ना, इस डायरेक्शन में होनी है। अब देखो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो फिर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्यों, ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 जीरो, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू क्या आई, जीरो। ये इसके लिए भी ट्रू होगा, और जो ये सरफेस यहाँ पे होगी उसके लिए भी ट्रू होगा। ये समझ आ गई ना बात, ठीक है ना, समझ आ गया ना अच्छे से। चलो इसको मिटा दूँ फिर मैं, तो इसलिए मैं क्या यहाँ ये चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, हेयर S1 एंड S2 सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, क्योंकि S1 और S2 क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके, ई वेक्टर के। सो तो क्या मैं इसको अगर ऐसे ये लिख दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि S1 ई डी एस वैक्टर इक्वल टू S2 ई डी एस वैक्टर किसके बराबर आएगा, ये तो जीरो के बराबर आएगा, है ना। तो फिर मेरी ये अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है, देयरफॉर द अबव इक्वेशन बिकम्स, मिटा दूँ, लिख लिया यहाँ तक, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक लिख लो, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो मेरे पास जो अबव इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, देखो क्या बन जाएगी मेरे पास जो इक्वेशन है, ये बन जाएगी S1 और S2 की वैल्यू तो जीरो आ गई, फिर बचा क्या, बचा सिर्फ ये S3, तो यहाँ पे आएगा S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ एक बात कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, इसको थोड़ा सा करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा S3, यहाँ पे क्या आएगा ई डी एस कॉस, देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है ना, ये देखो एन कैप, इस बार जो यहाँ पर हमारे पास जो डी एस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में क्या है, वो भी यही है। एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू कौन सा है, ये क्यू वो है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं S3, यहाँ पे आ गया ई डी एस, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ई, यहाँ पर रखो ये S3 डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ ये जो एरिया है, ये अगर ये जो छोटे छोटे डी एस जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि S1 S2 की हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं है। S1 और S2 की हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो इसको तो चलो इग्नोर ही कर लो। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मुझे सिर्फ इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया का मिलना है मुझे, तो इस वाले एरिया का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस वाले एरिया, ये एरिया कितना होगा बताओ मुझे, ये एरिया कितना होगा, ये कौन सा एरिया है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये सिलेंडर का कौन सा एरिया आ रहा है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। तो मुझे बताओ सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से कर लूँ आगे, तो देखो एज वी नो दैट, अब आगे क्या करेंगे, एज वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके बराबर था, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज पोज किया मैंने, बताओ मेरे को, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पोज किया हुआ मैंने, क्यू इनसाइड क्या था, क्यू इनसाइड क्या रखा मैंने, क्यू रखा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी रखी हुई है, शुरू में सपोज की थी हम लोगों ने, शायद मैंने नहीं बताई हुई ना वहाँ पे लेंथ, तो वहाँ पे लिख लेना कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ऐसा गॉसियन सिलेंडर, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, नहीं तो वेयर क्यू इज़ द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हैं यहाँ, तो गॉसियन सिलेंडर, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, इज़ द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। मतलब क्यू की वैल्यू क्या आई, इसका मतलब यहाँ पर क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा एल।
ये जो Q की वैल्यू है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, इसको नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट Q इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास E 2 पाई आर एल, Q की वैल्यू क्या है लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर सामने दिखता है हमें ये L और ये L हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वो कैसे लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू इस 2 पाई आर को नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। समझ आ गया अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P ड्यू टू अ लाइन चार्ज। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ की पॉइंट्स होते हैं हर एक डेरिवेशन में, उन की पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है तो कोई भी डेरिवेशन मुश्किल नहीं लगेगी आपको। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।